इस शहर में मेरा पहली बार आना हुआ है। यह मेरे लिए अनजाना है। 5 साल तक एक ही शहर में रहने के बाद मेरा ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ है। हुआ क्या है, किसी तरह कराया है। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ एक मंत्री का इतना दबदबा था कि उसके गुंडे ऑफिस आकर मेज पर चढ़कर बैठ जाते थे और मंत्री के नाम पर गलत काम कराने का दबाव बनाते थे। गालियाँ उनकी ज़बान पर हर वक्त धरी रहती थी। औरत तक का कोई लिहाज उनकी नज़रों में नहीं था। मैं स्टेशन से बाहर निकलती हूँ, बहुत सारे रिक्शे खड़े हैं। मैं हाथ के संकेत से एक रिक्शे वाले को बुलाती हूँ। मैं उससे कुछ कहे बिना ही रिक्शे में बैठ जाती हूँ। रिक्शे वाला पूछ रहा है, बहन जी कहाँ जाइएगा? मैं उससे विकास भवन चलने को कहती हूँ। नए शहर में रिक्शे में बैठकर घूमना मुझे अच्छा लगता है। सड़कें, बाजार और दिशाएं अच्छी तरह दिखाई देती हैं। रिक्शे वाला स्टेशन से बाहर निकलकर सीधे रोड पर चल रहा है। ये स्टेशन रोड है। कुछ दूर चलकर सड़क पर ढेर सी सब्जियों की दुकानें देख रही हूँ। मैं अनुमान लगाती हूँ शायद ये यहाँ की सब्जी मंडी है। मैं रिक्शे वाले से कंफर्म करती हूँ। वह बता रहा है, बहन जी ये अनाज मंडी है, सब्जियां भी यहाँ बिकती हैं। मैं देख रही हूँ सड़क के दोनों ओर सब्जियों के ढेर से सड़क काफी संकरी हो गई है। गाय और सांड खुले घूम रहे हैं। इस भीड़ वाले सकरे रास्ते से निकलकर आगे दाहिने हाथ पर राजकीय चिकित्सालय की इमारत दिख रही है। फिर चौक आता है। रिक्शे वाला कह रहा है, यहाँ बाई तरफ घंटा घर है, यह सामने नगर पालिका है। रिक्शा चौक से आगे जाकर बाएं मुड़ जाता है। इस रोड की सजी धजी दुकानें बता रही हैं कि यह यहाँ का मुख्य बाजार है। मैं दोनों ओर गौर से देखती जा रही हूँ। किराने, वस्त्रों, साड़ियों, रेडीमेड गारमेंट्स, बर्तन, स्टेशनरी आदि की काफ़ी सारी दुकानें नज़र आ रही हैं। साड़ियों के एक शोरूम पर नज़र पड़ती है। बहुत ही भव्य शोरूम लग रहा है। अब तो इस शहर में रहना ही है, सो मैं निश्चित कर रही हूँ इस शोरूम पर ज़रूर आना है। कुछ दूर चलकर एक सकरा पुल आता है। इस पुल पर काफ़ी जाम है। रिक्शे वाला धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए चल रहा है। पुल के नीचे नदी है, उसमें पानी ज़्यादा नहीं दिख रहा। रिक्शे वाला पुल और नदी का नाम बता रहा है, पर मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, इसलिए मैं उसे सुन नहीं पाई। पुल पार करते ही बाईं ओर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान नजर आई। रिक्शे वाला बता रहा है, बहन जी इस दुकान की इमरती दूर दूर तक मशहूर है। इमरती मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर अब डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ इसलिए परहेज करती हूँ। इसी वक्त चमेली की खुशबू नथनों में भर जाती है। देखती हूँ कि सड़क के दोनों ओर इत्र की दुकानें हैं। यहाँ से आगे चलकर फिर एक बाजार आया है। दुकानों के बोर्ड पढ़ती हूँ, कोई गंज बाजार है। रिक्शा अब बाएं मुड़ रहा है। आगे एक देशी शराब का ठेका बाईं तरफ दिखाई दे रहा है। रिक्शा वाला कह रहा है, यहाँ शाम को मछली बाजार लगता है, पर मैं उसकी बात अनसुनी कर देती हूँ। यहाँ से कोई 20 मिनट बाद कलेक्ट्रेट का गेट दिखाई देने लगा है। रिक्शा इसी गेट के अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं बाईं ओर जिला कोषागार का ऑफिस देख रही हूँ। उसके थोड़ा ही आगे विकास भवन की बिल्डिंग दिखाई देने लगी है। रिक्शा वहीं पर रुक जाता है। मैं रिक्शे से उतरती हूँ। मैं उससे किराया पूछती हूँ। वह 10 रुपये मांग रहा है। यहाँ इतना कम किराया, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। मैं मन में सोच रही हूँ, यह तो इसके श्रम के साथ न्याय नहीं है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैंने उसे 10 रुपये दिए, बाद में 100 रुपये का नोट अलग से दिया कि मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए मिठाई है। आज इस शहर में मेरा पहला दिन है, जाओ उसी दुकान से इमरती लेकर घर जाना। रिक्शे वाले की आंखों में खुशी के आंसू देखकर मैं अपने बचपन की यादों में खो जाती हूँ। पिताजी चीनी मिल में मजदूर थे। एक दिन जब वे रात में ड्यूटी से घर आए तो उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। उसमें इमरतियाँ थीं। माँ ने पूछा था, मिठाई कहाँ से लाए? तो पिताजी ने बताया था, एक नए अफसर आए हैं, उनके साथ मिलके विभागों में घूमा था। उन्होंने मुझसे घर गृहस्थी की बातें पूछी थी। जब चलने को हुआ तो उन्होंने 50 रुपये देकर कहा था कि बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। उस दिन मैंने पहली बार इमरती खाई थी। ओह, मैं भी कहाँ खो गई। वर्तमान में लौटती हूँ। मैं सूटकेस लेकर विकास भवन में प्रवेश करती हूँ। अपने विभाग में जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर बनवाती हूँ। बाबू बताता है, डीएम साहब अवकाश पर हैं, उनका चार्ज सीडीओ के पास है। मैं बाबू के साथ सीडीओ से मिलने जाती हूँ। मैं उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर अपना ज्वाइनिंग लेटर सौंपती हूँ। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। सीडीओ से मिलकर अच्छा लग रहा है। रोबदाब वाली अफसरी उनमें नहीं दिखी। वे मुझे मिलनसार और सहयोगी स्वभाव के लगे।
उन्होंने पूछा, क्या इस शहर में कोई संबंधी है? मेरे मना करने पर उन्होंने तुरंत ही मेरे आवास की समस्या भी हल कर दी। डीआरडीए के परियोजना निर्देशक का ट्रांसफर हो गया था और उनका आवास खाली पड़ा था। वे मुझे उसकी चाबी दिलवा देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बाबू ने आवास की साफ सफाई करवा दी है, कुछ ज़रूरी सामान भी उसने उपलब्ध करा दिया है। अक्सर नई जगह पर नींद थोड़ी मुश्किल से आती है, पर 12 घंटे की रेल यात्रा की थकान थी, इसलिए लेटते ही नींद ने आगोश में ले लिया था। सुबह 6 बजे आंख खुली। आदत के अनुसार अखबार के लिए बाहर आई, पर अखबार कहाँ से होता, किसी हॉकर से डालने को कहा भी नहीं गया था। संयोग से साइकिल पर एक हॉकर आता दिखाई दिया। मैं उससे एक हिंदी और एक इंग्लिश का अखबार लेती हूँ और यही 2 अखबार उससे रोज डालने को कहती हूँ। ब्रश करके चाय बनाती हूँ। मैं दूध का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बाकी सारा सामान, इलेक्ट्रिक केतली, शुगर फ्री के पाउच और टी बैग्स घर से साथ लेकर आई हूँ। चाय पीने के साथ अखबार पढ़ती हूँ। एक खबर पढ़कर चौंक जाती हूँ। क्या सरला इसी शहर में है? क्या यह वही सरला है जो मेरी क्लास पार्टनर थी, या कोई और है? नाम तो उसका भी सरला था, बहुत छुआछूत करती थी, मगर यह वही सरला है? तब तो यह बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही कूपमंडूक है अभी तक। सच में कुछ लोग कभी नहीं बदलते। छुट्टी में दिए गए संस्कार उनमें ऐसे रच बस जाते हैं कि उनकी पूरी दिनचर्या संस्कारों की गुलाम हो जाती है। अच्छा बुरा और सही गलत में वे कोई अंतर ही नहीं कर पाते। बस उनके लिए उनकी मान्यताएं, आस्थाएं और संस्कार ही उनका परम धर्म होते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने कहा था, चल सरला आज बाहर किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा पी कर आते हैं। वह तुरंत बोली थी, तुम जाओ, मुझे अपना धर्म नहीं भ्रष्ट करना। मैंने कहा, क्या रेस्टोरेंट में खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है? और क्या? तुझसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, पर क्या तुझे पक्का पता है कि वहां जात कुजात के लोग नहीं होते हैं? ब्राह्मण ही खाना बनाते और परोसते हैं। तू जात पात को मानती है? हाँ, मैं तो मानती हूं। उसका रिएक्शन इतना खराब होगा मुझे नहीं पता था। मैं तो सुनकर अवाक रह गई थी। अगर ये वही सरला है तब तो उसकी नौकरानी ने उसके खिलाफ केस करके ठीक ही किया है। बताइए, यह कोई बात हुई कि जो नौकरानी 6 महीने से चाय नाश्ता और खाना बना रही थी, उसे इस वजह से मार पीट करके नौकरी से निकाल दिया कि वह उसे ब्राह्मण समझ रही थी, जबकि वह यादव निकली। इस ब्राह्मण दंभी को यह नहीं पता कि जो आटा वह बाजार से लाती है वह किस जाति या धर्म के खेत के गेहूं का आटा है, ब्राह्मण के, यादव के, चमार के या मुसलमान के। पर ऐसे लोग यहाँ भी तर्क जमा देते हैं। कहते हैं अग्नि में तप कर सब शुद्ध हो जाता है, अन्न अग्नि में शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसे बनाने वाला शुद्ध नहीं होता है। वह अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहता है और यादव है तो यादव ही रहता है। मैं तो यह खबर पढ़कर ही परेशान हुई जा रही हूँ। ये कितनी अवैज्ञानिक सोच है। कह रही है नौकरानी ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इतने दिनों से मैं एक शूद्रा के हाथ का खाना बना कर खा रही थी। मैं सरला से मिलने की सोचने लगी हूँ, पर पहले तो यह पता करना होगा कि वह रहती कहाँ है। पर इससे भी पहले उसका फ़ोन नंबर मिलना ज़रूरी है। यहाँ भी सीडीओ साहब काम आते हैं और मुझे उसके आवाज़ का पता व फ़ोन नंबर मिल जाता है। मैं तुरंत नंबर मिलाती हूँ। फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति में उसे अनेक लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, उसी से बचने के लिए उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। पर उससे मिलना ज़रूरी है, इसलिए मैं उससे मिलने उसके आवास की ओर चल देती हूँ। ट्रांजिट हॉस्टल में 2nd फ्लोर पर जाकर मैं दरवाजे की घंटी बजाती हूँ। दरवाज़ा सरला ही खोलती है। मैं इतने सालों के बाद भी उसे पहचान लेती हूँ, पर वह मुझे देखकर अवाक सी है। पहचानने का भाव उसकी आंखों में मुझे दिख रहा है। फिर पूछती है, जी कहिए। मेरे जवाब देने से पहले ही वह फिर बोल पड़ती है, बोलिए किससे मिलना है? अरे सरला, मुझे पहचाना नहीं? मैं आभा हूँ, कानपुर वाली तेरी क्लास फेलो। फिर वह थोड़ा चौंक कर बोली, अरे आभा, तू यहाँ कैसे? माफ़ करना यार, कोई 10 साल बाद मिल रही हो इसलिए पहचान नहीं पाई। आओ अंदर आओ। मैं उसके साथ अंदर प्रवेश करती हूँ। ड्राइंग रूम एकदम साफ सुथरा लग रहा है, करीने से सजा हुआ। मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ। वह फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में डालती है
और मुझे देखकर मेरे पास ही बैठ जाती है। फिर ढेर सारे सवाल करती है, और बता तू इतनी मोटी जो हो गई है पहचानती कैसे? और तू इस शहर में क्या कर रही है? किसी रिलेटिव के पास आई है क्या? और तुझे मेरा पता कैसे मिला? अरे रुक यार, कितने सवाल पूछेगी एक साथ? वह हंसने लगती है, पर मैं देख रही हूँ कि उसकी हंसी में स्वाभाविकता नहीं है, एकदम फीकी सी हंसी। मैं समझ रही हूँ वह खुश नहीं है, अंदर से परेशान है। मैं उसे बताती हूँ, मैंने यहाँ कल ही समाज कल्याण अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया है। आज ही सुबह अखबार में तेरी खबर पढ़ी और बेचैन हो गई। इतनी चिंतित हुई कि किसी तरह तेरा नंबर और पता लिया। पहले फ़ोन किया, वह स्विच ऑफ जा रहा था, फिर मिलने चली आई। किससे मिला मेरा फ़ोन नंबर और पता? अब यह सब छोड़, वैसे सीडीओ साहब से ही मिला। क्या बात है, एक ही दिन में काफ़ी मेहरबान हो गए सीडीओ साहब। उसने व्यंग्यात्मक मजाक किया। हाँ तो क्या हुआ, भले व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं और मोहब्बत वाले हैं। यह कहकर वह फिर हंसी। हाँ है मोहब्बत वाले, अब तो खुश। अब तू बता, तूने यह क्या कांड कर डाला? कैसा कांड? अरे तेरी कुक ने तुझ पर मार पीट का मामला दर्ज कराया है। ये कांड नहीं है। अरे वह कुछ नहीं है, उससे मैं निपट लूंगी। कैसे? यह कहेगी कि वह झूठ बोल रही है। हाँ तो क्या हुआ? तेरे लिए गरीब औरत के लिए कोई इज्जत नहीं है। काहे की गरीब और काहे की इज्जत? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरा धर्म भ्रष्ट करके चली गई, उसने क्रोध से भर कर कहा। कैसा धर्म भ्रष्ट? क्या किया उसने? तब उसने बताया, मुझे एक ब्राह्मण कुक की ज़रूरत थी। एक व्यक्ति ने एक औरत को मेरे यहाँ भेजा कि यह बहुत अच्छा खाना बनाती है और ब्राह्मण भी है। उस व्यक्ति के विश्वास पर मैंने उसे रख लिया। वह काम करने लगी। सुबह में वह नाश्ता बनाती और दोनों समय का खाना बनाकर खिलाकर चली जाती। अचानक 6 महीने बाद उसकी कॉलोनी की एक औरत उससे मिलने आई। मैंने उससे पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? उसने बताया, ये हमारी ही कॉलोनी में रहती है। मैंने पूछा, कौन है यह? तो वह बोली, यादव है। यह सुनकर तो मेरे बदन में आग लग गई। इतना बड़ा झूठ मेरे साथ, ये घोर अनर्थ था। मैं 6 महीने से एक शूद्रा के हाथों का बना खाना खा रही थी। मेरे नवरात्र के व्रत तक भ्रष्ट कर गई, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर गई। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुझे दूसरी औरत ने बताया कि वह कुक यादव है, तब तुझे पता चला? हाँ, वरना मैं ब्राह्मणी समझती रहती और भ्रष्ट होती रहती। और क्या, मुझे उसने बचा लिया। अच्छा, उस पहले व्यक्ति ने उसे ब्राह्मण बताया था? हाँ। मतलब यह कि एक ने कहा वह ब्राह्मण है तो तूने उसे ब्राह्मण मान लिया, दूसरे ने कहा वह यादव है तो तूने उसे यादव मान लिया। कोई तीसरा उसे चमार बताता तो उसे मान लेती। तू कहना क्या चाहती है? मैं यह कहना चाहती हूँ कि औरत की जाति को पहचानने का तेरे पास कोई मापदंड नहीं है। जो भी जाति औरत अपनी बताएगी या दूसरा व्यक्ति बताएगा तो उसी पर विश्वास करेगी। अब वह घूम गई क्योंकि कोई जवाब उसके पास नहीं है। मैंने कहा, सरला, औरत के वर्ग की कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? उसने बहस में अपने अज्ञान को निरर्थक छिपाने का प्रयास किया। बता, क्या पहचान है? किस चीज से पहचानेगी? चेहरे से, भाषा से, पहनावे से? वह मौन रही। अच्छा तू बता, तेरी क्या पहचान है? तू कैसे साबित करेगी कि तू ब्राह्मण है? मैंने तर्क किया, पुरुष तो अपना जनेऊ दिखाकर साबित कर देगा, पर औरत क्या दिखाकर साबित करेगी कि वह ब्राह्मण है? वह सोच में पड़ गई थी। गरम लोहा देखकर मैंने फिर तर्क का प्रहार किया। क्या तेरा जनेऊ हुआ है? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, तू धर्म को ज्यादा समझती है। जिसका जनेऊ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वह चुप। मैंने कहा, उसे शूद्र कहते हैं। तब बिना जनेऊ के तू भी शूद्रा हुई कि नहीं? मैं भी शूद्रा हुई कि नहीं? उसका ब्राह्मण अहम आहत हो गया। तुरंत बोली, एक ब्राह्मणी शूद्रा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना।
फिर समझा तू किस तरह ब्राह्मण है। मेरे पिता ब्राह्मण हैं, दादा ब्राह्मण थे, मेरी माँ ब्राह्मण है, उसने तर्क दिया। मैंने कहा यह कोई तर्क नहीं है। तेरे पिता और दादा ब्राह्मण हो सकते हैं, पर तेरी माँ भी ब्राह्मण है, इसका दावा तू कैसे कर सकती है? खुद तेरी माँ भी ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकती। तू कैसी अजीब बातें कर रही है? क्यों नहीं कर सकती मेरी माँ ब्राह्मण होने का दावा? उसने क्रोध में जोर देकर कहा। क्योंकि वे औरत है, इसलिए। मतलब यह है कि औरत उस तरल पदार्थ की तरह है जो जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। औरत अपने पिता या पति के वर्ग से जानी जाती है, उसका अपना कोई वर्ण नहीं होता है। वह ब्राह्मण से विवाह करने पर ब्राह्मणी, ठाकुर से विवाह करने पर ठकुरानी, लाला से विवाह करने पर लालानी होगी, और शूद्र वर्ण में जिस जाति से विवाह करेगी उसकी भी वही जाति मानी जाएगी। सरला, मैं फिर कह रही हूं कि औरत का अपना कोई वर्ण नहीं होता है। वह मौन होकर सुन रही थी, पर मैं समझ रही थी कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पिता के वर्ण से ब्राह्मण है, और दादी भी तुम्हारे दादा के वर्ण से ब्राह्मण थी। इससे पहले की पीढ़ियों के बारे में भी जहाँ तक तुम्हें याद है वहीं तक बता सकती हो, उसके बाद वह भी नहीं। मैंने आगे कहा, तू ऋतु को तो जानती होगी। अभी पिछले महीने उसकी किन्हीं प्रोफेसर शर्मा से शादी हुई है। इसमें अचरज क्या है? उसने पूछा। सरला, अचरज यह है कि ऋतु की माँ ब्राह्मण नहीं थी, रस्तोगी जाति की थी, जिसे शायद सुनार कहते हैं। फिर वह एक शूद्रा की बेटी हुई कि नहीं? पर चूंकि उसके पिता भट्ट थे इसलिए वह भी ब्राह्मण है। अब उसके बच्चे भी भट्ट ब्राह्मण कहलाएंगे, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में वह ब्राह्मण हो गई। इसलिए सरला, यह ब्राह्मण का भूत दिमाग से निकाल दे। पर हार कर भी सरला हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुण का सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या ब्राह्मण का कोई गुण नहीं होता? अनजाने में यह उसने एक अच्छा प्रश्न उठा दिया था। मुझे उसे निरुत्तर करने का एक और अवसर मिल गया। मैंने कहा, इसका मतलब है तूने यह मान लिया कि ब्राह्मण गुण से होता है? बिल्कुल, इसमें क्या शक है? गुड। अब यह बता, ब्राह्मण के गुण क्या है? ब्राह्मण के गुण? हाँ, ब्राह्मण के गुण। क्या तू नहीं जानती? हाँ, मैं नहीं जानती, तू बता। फिर मैंने कहा, अच्छा छोड़, यह बता, ब्राह्मण के कर्म क्या हैं? वेदों का पठन पाठन और दान लेना। गुड। और ब्राह्मणी के? मतलब यह है कि ये कर्म जो तूने बताए हैं ये तो ब्राह्मण के कर्म हैं। ब्राह्मणी के कर्म क्या हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक ही बात है। एक ही बात नहीं है सरला। स्त्री के रूप में ब्राह्मणी वेदों का पठन पाठन नहीं कर सकती, उसका कोई संस्कार भी नहीं होता, वह यज्ञ भी नहीं कर सकती। एक ब्राह्मणी के नाते क्या तू यह सब कर्म करती है? नहीं, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। वेरी गुड, अब तूने सही बात कही। यार, तबीयत खुश कर दी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि शास्त्रों में ब्राह्मण का गुण भिक्षाटन करके जीविका कमाना है। तू नौकरी क्यों कर रही है? ये तो ब्राह्मण का गुण नहीं है। यार, तेरी बातें तो अब मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी क्यों भीख मांगूंगी? ये तो व्यक्ति की क्षमताओं का तिरस्कार है। व्यक्ति की क्षमताओं का ही नहीं, गुणों का भी। हर व्यक्ति में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। गुण के आधार पर वह स्त्री ब्राह्मण है जिसे तूने शूद्रा मानकर मार पीट कर निकाल दिया। उसे अगर पढ़ने लिखने का अवसर मिलता और बॉस बनकर तेरे ऊपर बैठी होती तो क्या तू तब भी उससे नफरत करती? लेकिन मैं जानती हूँ तू तब भी करती। तेरे जैसे अशुद्ध चित्त वाले जाति अभिमानी लोग ही समाज को रूढ़िवादी बनाए हुए हैं। वह गुमसुम बैठी थी। मैंने कहा, यार, तूने तो चाय भी नहीं पिलाई। चल, आज मैं ही तुझे चाय बनाकर पिलाती हूँ। ये कहकर मैं उसके किचन में चली जाती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपके प्यार और समर्थन का हमेशा इंतज़ार रहेगा।